इस बात का विश्वास जरूर से कर लेना कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपने 21 जनवरी के बायो के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। देखो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं केवल आपके साथ 15 क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा एंड इन 15 क्वेश्चन को याद करके आप अपने प्री बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और देखो, प्री बोर्ड के मार्क्स वैसे तो आपके बोर्ड में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इनके जो नंबर आएंगे इनसे आपको आपकी प्रोजेक्ट के नंबर मिलेंगे, है ना। आपके प्रैक्टिकल के नंबर इन पर डिपेंड करते हैं, टीचर ये देख के नंबर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में देख लेना, केवल यह 15 क्वेश्चन जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर ये तुम देख करके जाओगे, पूरे याद कर लेना, एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं छोड़ना है। देखो, मैंने पूरा यहाँ पे लिख करके रखा है, ये क्वेश्चन केवल आपको करना है, इतना कुछ करना है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फिलहाल यही करके जाना, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे एंड बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी इससे अच्छी हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं एंड एक एक को याद करके ही जाना। सबसे पहले नंबर का प्रश्न आपका है, समजात एवं समवृत्ति अंग में अंतर लिखिए। देखो, तो इसको याद कर लेना। समजात अंग क्या होती है? रचना एवं उत्पत्ति में जो समानता दर्शाते हैं अंग, वो हमारे समजात अंग हैं। और रचना और उत्पत्ति में भिन्नता के बावजूद एक समान कार्य करते हैं, वो समवृत्ति अंग है ना। उदाहरण के साथ इनको याद कर लो। समजात अंग का उदाहरण चमगादड़ के जो है पंख होते हैं, मेढक के अग्रपाद होते हैं, और समवृत्ति अंग का उदाहरण पक्षी के पंख और तितली के पंख आदि होते हैं। तो इसको कंप्लीट कर लो। ये क्वेश्चन बिल्कुल से बोर्ड परीक्षा के लिए और अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपको करना है, यौन संचारित रोगों के बचने से प्रमुख उपाय जो है लिखिए, है ना। यौन संचारित रोगों से बचने के क्या उपाय है उन्हें लिखिए। कोई 4 लिखने हैं, देख सकते हैं, कोई 2 तो जरूर से करके जाना है ना। 2 या 3 कर लेना तो आपको बहुत अच्छा है ना। देखिए, यहाँ पे आपके दिए गए, किसी अनजान व्यक्ति अथवा बहुत से व्यक्तियों के साथ जो है यौन संबंध ना रखें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का यूज करें। यदि संक्रमण की कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें अथवा रोग का जो है इलाज करवाएं। तो इस तरीके से आप इन चारों को याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूरा करके ही जाना, ठीक है। ये रहेगा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, द्वि निषेचन क्या है, इसका महत्व लिखिए। देखो, तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन शायद बनेगा। द्वि निषेचन क्या होता है? तो पुष्पीय पौधों की पराग नलिका में प्रजनन केंद्रक या प्रजनन कोशिका से 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। इस निषेचन के दौरान एक नर युग्मक अंडे या मादा के युग्मक से देखो, 2 नर युग्मक केंद्रक बनेंगे, फिर वो एक मादा से और एक नर से क्या करेगा? संयोजन या संलयन करेगा। इससे क्या होता है? दूसरा नर और द्वितीय केंद्रक से संयोग करके त्रिगुणित, यानी कि जो त्रिसंलयन, यही तो है वो, है ना। तो इसे त्रिसंलयन भी कहते हैं, है ना। तो इसे याद कर लेना एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व भी साथ में दिया गया है। अगला प्रश्न आ जाता है, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में कोई 3 अंतर लिखिए। देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसको वो तो छोड़ना ही मत। देखो, यह किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है, यह जीवों के बाह्य आकार, रूप, रंग आदि को व्यक्त करता है। जीनोटाइप जीन का समुच्चय होता है, फिनोटाइप भौतिक अभिव्यक्ति है, इनका लक्षण एक समान होता है। जीनोटाइप का लक्षण क्या है? एक समान होता है, जबकि फिनोटाइप का लक्षण जो है दिखने में इनका जीन प्रारूपी भिन्न होता है, अलग अलग हो सकता है जीन इसमें, है ना। तो इसको कंप्लीट कर लेना एंड ये आपके 2 या 3 नंबर आपकी परीक्षा में कंप्लीट करवाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपके अगले पेज पर। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आंसर दिया गया है आपका। देखो भाई, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। 4 नंबर में आता है, डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल को नामांकित चित्र सहित समझाइए। देख सकते हैं, वाटसन एवं क्रिक ने सन 1953 में, है ना, डीएनए के अणुओं की संरचना को बताया, जिसके लिए दोनों को संयुक्त रूप से सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मतलब इनके बारे में लिखना है थोड़ा एंड फिर इन्होंने जो संरचना समझाई भाई डीएनए की, उसको पूरा का पूरा लिखना है। देखिए, इस तरीके से आपको न्यूक्लियोटाइड्स में कैसे इन्होंने यहाँ पे ये सारी चीजें बांटी हुई हैं, किस तरीके से उन्होंने इसका संरचना है वो बनाई हुई है। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड में आने वाला है एंड प्री बोर्ड में देखने को मिलेगा। देखो, तो ये रहेगा उसका डायग्राम। 2 स्टूडेंट्स में यहाँ पे आप इसको डीएनए को देख सकते हो और ये वाटसन एवं क्रिक मॉडल का यहाँ पे डायग्राम आपका हो जाता है। इसको कंप्लीट करके ही जाना, ये कंप्लीट आपका आंसर यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे इस पेज पर। देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों की संख्या, जीव भार और संचित ऊर्जा का आलेखी निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। देखो, मैंने आप सभी को 2, 3 व 4 नंबर का सेपरेट वीडियो डाल दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, है ना, अलग अलग करके, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, तो मैंने बताए थे। अब उन्हीं में से मैं आपको ये टॉप 15 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। इन्हें कंप्लीट करके ही जाना। ये होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना एंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है भाई। टेढ़ा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, कैसा बनता है? ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है बताइएगा जरूर से। ये इंपॉर्टेंट है, पूरा कंप्लीट इसे कर ही लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं। देखिए इसे कंप्लीट जरूर से कर लीजिएगा। आपका कहता है कि त्रिसंलयन बीजांड में स्थित भ्रूणकोश में संपन्न होता है। पराग नलिका भ्रूणकोश के प्रवेश के बाद दो नर युग्मक उसमें मुक्त करती है। दो नर युग्मक, जिसमें एक नर युग्मक भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय केंद्रों के साथ संलयन करता है। मतलब एक नर युग्मक होगा वह भ्रूणीय कोशिका में, केंद्रीय कोशिका में स्थित दो, उसमें दो जो पोलर न्यूक्लियर होता है उनके साथ संयोग करता है, संलयित होता है। तो इससे क्या होता है, तीन केंद्रकों के संलयन से क्या होता है, त्रिसंलयन क्रिया यही कहलाती है। इसको कंप्लीट कर लेना, जो कि त्रिगुणित होता है इसलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। और ये आपका यहाँ पे इसे समझ सकते हैं, आप यहाँ पे दिया गया है ना, इससे आप इसे लिख देंगे तो आपका आधा नंबर तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके अगले पेज पर। यहाँ पर देख सकते हो, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है भाई। तो मानव दुग्ध एक निर्जीवाणुक घोल होता है जिसमें बसी अम्ल, लैक्टोज, अमीनो अम्ल, मतलब वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि एक नवजात शिशु के लिए जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, है ना। तो इसीलिए माँ का दूध जो है क्यों जरूरी होता है, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है, इसको कंप्लीट याद कर लेना। उसमें क्या होता है, यह शिशु के पाचन के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए, वृद्धि के लिए ना सर्वथा उपयुक्त होता है। ये सारी कुछ चीजें देते हुए आपको लिखना है। एंड उसमें पाया क्या क्या जाता है भाई, इसमें क्या टी लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं को मारने का कार्य करती है जो कि मानव के दुग्ध में पाई जाती है ना। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, इसका पूरा आंसर एक कंप्लीट इसका कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पे, मनुष्य के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। अब देखिए भाई, क्वेश्चन बोर्ड नए नए दे रहा है। कभी देता था कि इस तरीके से क्वेश्चन देता था कि भाई एक नया चित्र बनाइए। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से आया है, आपको नामांकित चित्र बनाना है एंड उसके कभी कभी आपको चित्र ही दे देगा और आपको नाम लिखना है ना। तो अब यहाँ पे आपको नामकरण जरूर से याद कर लेना है। देखो ये आपके सामने पूरा का पूरा चित्र आपको अच्छी तरीके से दिखे, इसके लिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये रहेगा एंड इसको अच्छी तरीके से देख लो एक बार एंड इसको 1-2 बार बना लो एंड क्या कर लो, नामकरण याद कर लो, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करो अच्छी तरीके से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका अगले पेज पर दिया गया है। देखो क्वेश्चन कहता है कि ट्यूबेक्टोमी क्या है भाई। तो इसे कंप्लीट कर लेना। इस विधि में मादा की अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाता, निषेचन नहीं हो पाता। यह क्रिया ट्यूबेक्टोमी कहलाती है ना। और ये इसमें अंतर भी कर लेना इन दोनों में बोर्ड के लिए, तो ये रहेगा आपका, है ना। और इसे कंप्लीट करके ही जाना। अगला आपका कहता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं। तो ये सारे कारण यहाँ पे आपके भारत में जनसंख्या वृद्धि के दिए गए हैं। जन्म दर में वृद्धि एवं मृत्यु दर में कमी, और प्रजनन दर का उच्च होना, कम उम्र में विवाह होना, और निरक्षरता, ये सारे कुछ यहाँ पे क्या है, कारण दिए गए हैं। तो इनको कंप्लीट कर लेना एंड ये याद करके ही जाना, है ना। ये कर लेना एंड ये कर लेना दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है भाई, सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। देख सकते हो यहाँ पर, संक्रमण होने पर अथवा टीके द्वारा प्रतिरक्षियों का विकास व्यक्ति के शरीर में ही होता है। ये सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। इसमें क्या होता है, इसमें अन्य पृष्ठाधारी जंतु के शरीर में विकसित प्रतिरक्षियों को मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। और सक्रिय प्रतिरक्षा के विकसित होने में समय लगता है, जबकि इसमें तैयार एंटीबॉडीज प्राप्त करने के कारण निष्क्रिय प्रतिरक्षा तुरंत प्रभाव दिखाती है ना। तो इसमें अंतर याद कर लेना। ये आपका अंतर आपका दिया गया है 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, और 4 नंबर में भी ये कई बार आया है, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इस पेज पर दिया गया है। देखिए ये रहेगा आपका, जैव विविधता की क्षति के 4 कारण आपको लिखने हैं ना। और इसके कारण आपको दिए गए हैं, आवासीय क्षति तथा विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सह विलुप्तता। तो ये जैव विविधता की क्षति के 4 कारण हैं, इनको याद कर लेना। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर में ही बनेगा। अगला है आपका, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है भाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको, अगर आप बीएससी बाद में करते हो तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इसको डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ लेना बोर्ड के लिए। देखो, जंतु व पादपूतकों, युग्मकों, भ्रूण आदि को निम्न ताप, है ना, -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में परिरक्षित करने की विधि जो है क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाती है। मतलब इनको एक तरीके से संरक्षित करने की एक विधि है ना। और ये आपका रहेगा, इसका उपयोग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो एंड इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। तो ये सारे क्वेश्चन करके जाओ भाई। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने खुद यहाँ पे लिख लिया। देखो इसे करके जाओ। मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों के नाम आपको लिखना है। मैंने 6 दे दिए हैं, आपको 4 याद कर लो, 3 याद कर लो, चारों याद कर लेना अच्छी तरीके से। एक अपेंडिक्स होता है, टॉन्सिल हो गए, बाल या रोम हो गए, है ना। तो ये सारे आपके दिए गए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ के पूरे याद कर लो एंड ये होते हैं आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट। लगभग 15 के 16 के लगभग क्वेश्चन हैं, इन्हें कंप्लीट करके जाओ एंड आप अपने प्री बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। और इन क्वेश्चन को करने के बाद ना आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, इस बात की तो गारंटी है। और अगर इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।